शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला अनपेड वर्क। महिलाएं आप देखेंगे घर में भी काम कर रही हैं। पार्टिकुलरली यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे लोग जो कि मीडियम कैटेगरी के किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनको हम मध्यम आकार के छोटे आकार के किसान बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, महिलाएं भी खेतों में काम करने जाती हैं। उनकी बेटी है तो वो भी खेतों में काम करने जाएगी, बेटा है तो वो भी खेत में काम करने जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो महिला को ज़्यादा दिक्कत होती है। घर में माँ है तो वो खेत का भी काम करने जाएगी, घर में आएगी तो घर में झाड़ू पोंछा बर्तन खाना बनाना सारे काम करेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए सवेरे से लेकर के रात हो जाती है, उसको वो फ्री नहीं हो पाती है। और इस चीज़ को हमारी इकोनॉमी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। पार्टिकुलरली देखा जाए महिलाओं को एसोसिएट करके देखा जाता है कि महिलाओं को केवल घर का काम करना चाहिए, लेकिन घर के काम में भी महिलाएं इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि सुबह से उठेंगे, घर का काम काज रहेगा, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों की टिफ़िन की तैयारी है, बच्चों की तैयारी है। इस प्रकार से देखा जाए कंटिन्यू काम, इसके बाद फिर घर का खाना बनाना है, फिर हस्बैंड यदि ड्यूटी में जा रहा है तो उसकी तैयारी करना है। तो ऐसे करके देखा जाए तो महिलाएं कंटिन्यू बिजी रहती हैं और इसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। और ना ही इस चीज़ को हमारी जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है और ना ही इसको हमारी इकोनॉमी में कोई महत्व दिया जाता है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो हम महिलाओं के अधिकारों को कैसे करके इंश्योर कर सकते हैं, पार्टिकुलरली इसके ऊपर मेनली यहाँ पर फोकस किया जाता है। महिलाओं का जो अनपेड वर्क है, इसी के चलते चलते 7.5% की जीडीपी ग्रोथ हो पा रही है इंडिया की। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि नॉट ओनली डू वुमेन शोल्डर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क बट दे आल्सो बूस्ट द जीडीपी इन द प्रोसेस। यदि हमें कभी लिखने के लिए आता है तो हमसे बोला जाएगा यही लाइन कि महिलाओं का जो अनपेड वर्क है, इसी के चलते चलते 7.5% की जीडीपी हमारी के हिसाब से ग्रोथ हो पा रही है। यदि हम अदर वर्ड में बोलें तो महिलाएं न केवल डोमेस्टिक वर्क का काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, इसके साथ साथ में हमारी जो जीडीपी है उसमें भी वृद्धि करने का काम कर रही हैं। नॉर्मली यदि देखा जाए पेरेंट लोग घर के बाहर काम कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट लोगों को घर में किसी न किसी एक जन को रखने की ज़रूरत महसूस होगी कि भाई लड़के बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ये यूनिवर्सल तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है कि एक पेरेंट जो कि आउटसाइड होम काम कर रहा है तो वो सोचेगा कि नहीं, मेरी बीवी घर में रहे और बच्चों की केयर करे। ऐसी थ्योरी आज के समय में हम देखते हैं। वहीं यदि हम इंडिया की बात करें, जो फैमिली स्ट्रक्चर है ऐतिहासिक रूप से देखा जाए इस चीज़ को पूरा कर देता है। यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो बच्चा जो है अपने दादा दादी के साथ में रह जाता है, कोई ना कोई उसको खिलाने वाला मिल जाएगा। ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ पर यदि हम देखें तो विथ फादर्स वर्किंग आउटसाइड द होम एंड मदर्स प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर एंड एल्डर केयर। तो इंडिया में ये काफ़ी लंबे समय से चले आ रहा है कि पति घर के बाहर कमाने के लिए जाता है, पत्नी घर में रहती है। पत्नी को बच्चों की भी केयर करना है, इसके साथ साथ में अपने सास ससुर की भी सेवा करना है। कुल मिलाकर के ये ऐतिहासिक तौर पर हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इंडिया को इंक्लूड किया जाना चाहिए। यदि हम कह रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, तो इसमें हमें महिलाओं को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर दो स्पेसिफिक वे बताए जा रहे हैं। पहले नंबर की बात है वुमेन्स का वर्क एंड ऑफन केयर वर्क। दो टाइप से यहाँ पर काम हो रहे हैं, एक तो महिलाएं काम कर रही हैं और दूसरा केयर वर्क के रूप में काम कर रही हैं। must be appropriately valued and women must be adequately supported to participate in economic activity outside the home। तो एक तो
वो महिलाएं खुद काम करने के लिए जा रही हैं और दूसरे नंबर का काम वो कहाँ कर रही हैं, घर में ही काम कर रही हैं। सभी महिलाएं काम करती हैं लेकिन उनको जो है पैसा बिल्कुल नहीं मिलता, फ्री में काम करती हैं। इकोनॉमिस्ट क्लॉडिया गोल्डिन का जो 2023 नोबेल प्राइज़ विनिंग वर्क है वो यही चीज़ को बताता है अक्रॉस अमेरिकन हिस्ट्री में। इंडिया का जो पहला नेशनल टाइम यूज़ सर्वे जो आया था इंडिया की तरफ से, इसको रिलीज़ किया गया था 2020 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। इसमें पता चला था कि 82.2% ऑफ ऑल वुमेन आर इंगेज्ड इन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज। 100 में से 80 महिलाएं ऐसी हैं जो कि अनपेड डोमेस्टिक कामों में लगी हुई हैं। इसके साथ साथ में यदि पुरुषों की तुलना करें तो ऐसे पुरुषों की संख्या 21% है। इसमें यह भी कहा गया है कि पुरुष जो है 42 घंटे, It find that men spend 42 hours on an average on activities within the production boundary. प्रोडक्शन बाउंड्रीज के हिसाब से यदि देखा जाए तो 42 आवर्स एवरेज दिया जाए, 42 आवर्स की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। यदि हम इसको जो है ट्रेडिशनली काउंट करें एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर महिलाएं जो है 19 घंटे दे रही हैं। फिर भी महिलाएं जो है 10 गुना ज़्यादा समय देती हैं हाउस होल्ड के मेंटेनेंस में, केयर ऑफ चिल्ड्रन में। मतलब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पूरा दे देती हैं फ्री के कामों में। वहीं यदि हम सिक एंड एल्डरली केयर की बात करें तो 34.6 घंटे, और पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो कितने आवर्स हो गए, 3.6 आवर्स हो गए। यहाँ पर दो प्रकार के इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इस मामले में। इम्प्लीकेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर कैसे करके असर डालती है। वर्किंग वुमेन फेस ड्रेडेड डबल बर्डन। वर्किंग वुमेन डबल बर्डन को फेस करती हैं। एक तो उनको घर के बाहर काम करना है, दूसरे नंबर की बात यह है कि उनको कंट्रीब्यूशन देना है फैमिली इनकम में। डज नॉट कम विथ ए कमंसुरेट रिडक्शन इन द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि बाहर महिला कमाने जा भी रही है ना तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कभी कम नहीं होती, ऐसा बोला जाता है, इसलिए हम इसको डबल बर्डन बोल रहे हैं। एंड बोला जा रहा है कि जो टाइम वो दे रहे हैं अपने कामों में उसको हम जो है इकोनॉमिक एस्टिमेशन में नहीं प्रोवाइड करते हैं। वुमेन्स अनपेड वर्क प्लेज ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमी। जबकि महिलाओं का जो अनपेड वर्क है वो हमारी इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसी के चलते चलते 7.5% की जीडीपी ग्रोथ हो पा रही है, ऐसा एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है। तो गवर्नमेंट को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। वे दे वैल्यू दिस लेबर। अभी आप जो भी वैल्यू दे रहे हैं महिलाओं को, उस वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत है। इंडिया कुल मिलाकर के अपनी आवाज़ उठा सकता है, इसके साथ साथ में लीड कर सकता है इंटरनेशनली डिफाइंड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट में, so that changes can be incorporated into everything from GDP calculation to census questionnaires। हमको आगे आकर के जीडीपी कैलकुलेशन में, इसके अलावा सेंसस के जो क्वेश्चनरीज है यहाँ पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी को इंश्योर करना चाहिए। आगे बताया जाता है कि अनकाउंटेड वुमेन्स वर्क, महिलाएं जो काम कर रही हैं उसको हमने काउंट नहीं किया है, ये हमें जो है कभी दिखाई नहीं देता है। और ये चीज़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ में भी हमको दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टैटिकल इनविजिबिलिटी पुशेस हाउस होल्ड लेबर। यदि स्टैटिक डाटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है महिलाओं का, इससे क्या होगा, इससे जो हाउस होल्ड लेबर है आउटसाइड द रेल्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन। यदि आप जो है कुछ लेजिस्लेशन बनाना चाह रहे हैं तो इन लोगों को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विच लिमिट्स द वर्क डे एंड रेगुलेट लेबर कंडीशन। वुमेन इन इंडिया वर्क 1.5 घंटा लॉन्गर ए डे देन मैन। एवरेज यदि निकाला जाए तो 1.5 घंटा ज़्यादा ही टाइम देती हैं महिलाएं कामकाज के मामले में,
ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, और जो कि मोस्टली अनपेड है। एनदर फेसेट की यदि हम बात करें, एक और पहलू की बात करें, देयर इज ए एनदर फेस टू दिस पिक्चर सपोर्टिंग वुमेन वर्किंग आउटसाइड द होम। यहाँ पर इस पिक्चर का एक और फेस हम देख रहे हैं जिसके माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है महिलाओं का जो कि आउटसाइड काम कर रहे हैं घर से। लो इनकम कंट्रीज़ की बात करें, सिंगल इनकम हाउस होल्ड की बात करें, यहाँ पर काफ़ी असंभव सा हो जाता है कि दोनों के दोनों पेरेंट बाहर काम करने के लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया जो मॉडल है ब्रेड विनर केयर गिवर बिगेन टू ब्रेक डाउन, और यहीं से फिर क्या है, हम जो मॉडल तैयार किए हैं कि भाई पति भी बाहर काम करने जाएगा, पत्नी भी बाहर काम करने जाएगी, ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है। आगे बताया जाता है कि कुछ स्टडी सामने आई है जिसमें लगभग 44% वुमेन ऐसी हैं लेबर फोर्स की जिनको हम कंसिडर करते हैं ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। 44% ऑफ वुमेन आर वर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स व्हेन कंसिडरिंग ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। हम 4 महीने का डेटा निकाल करके यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। मात्र 44% महिलाएं लेबर फोर्स का हिस्सा हुआ करती हैं, लेकिन मात्र 2% महिलाएं ऐसी हैं जिनको हम काउंट करे हैं व्हेन कंसिडरिंग एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 4 आवर्स, ठीक है। मात्र 2% महिलाएं ऐसी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये 4 ईयर्स के यदि टाइम पीरियड की बात करें जो कि ज़्यादा लंबे समय तक काम कर पा रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि घर का ऑब्लिगेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। अब हम बात करते हैं FLFPR की। FLFPR को क्या बोलते हैं? वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। पुरुष कितनी भागीदारी कर रहे हैं लेबर फोर्स में और उनकी अपेक्षा महिलाएं कितनी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 100 पुरुष कामकाज में लगे हुए हैं तो महिलाएं कितनी हैं 100 में से? 10% हैं कि 20% हैं कि 30% हैं? तो इंडिया का जो FLFPR है वो 32.8% है गवर्नमेंट के सोर्सेज के हिसाब से, और वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये डाटा 24% है। 100 लोग काम में लगे हैं पुरुष तो 24% महिलाएं काम में लगी हुई हैं। चाइना की बात करें तो चाइना का जो परसेंटेज है वो 61% है, बांग्लादेश का परसेंटेज 38 है, नेपाल का 29% है और पाकिस्तान का 25%, और इंडिया का है 32%। यदि इंडिया चाहता है कि FLPR को हम बढ़ाएं ताकि हम हमारी महिलाओं को एम्पावर कर सकें, तो महिलाओं के काम के प्रति जो मिथ है, जो भेदभाव की भावनाएं चल रही हैं, इनको हमें दूर करने की ज़रूरत है। एंड वुमेन्स वर्क मस्ट बोथ बी काउंटेड अप्रोप्रिएटली एंड सपोर्टेड फेयरली। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको काउंटर करने के लिए किस प्रकार से भारत आगे आ रहा है, अमेरिका आगे आ रहा है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अमेरिका की तरफ से कौन कौन से प्रयास किए गए हैं एवं भारत इस मामले में कितना आगे आया है। भले ही चीनी उदारता की कहानी अरुचिकर ज़मीनी हकीकत से प्रभावित है, लेकिन सभी की निगाहें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल पर और उसके फीचर पर अभी भी टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसको चाइना क्या काम करने वाला है, ट्रेड के लिए रास्ता और समुद्र के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से और सड़क के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। यहाँ पर इस मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कितनी सारी कंट्रीज़ को चाइना ने जोड़ने का काम किया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जियान से सड़क चालू हो रही है, लांझाऊ, उरुमकी, होरोंगोसी, आगे चल के आप देखेंगे अल्मेटी, बिश्केक, समरकंद, दुशांबे, तेहरान, इस्तांबुल, ये कौन सी जगह यहाँ पर लिखा नहीं है, डाइसबर्ग,
रोटरडैम और वेनिस, इतने सारे कंट्रीज़ को जोड़ा जा रहा है। अब यदि हम समुद्री मार्ग की बात करें तो ये देखिए, समुद्री मार्ग के माध्यम से चाइना ये निर्धारित किया है कि हम बहुत सारे पोर्ट का निर्माण करेंगे और पोर्ट के माध्यम से हम हमारी माल की ढुलाई करेंगे। तो जियान के नीचे में फ्यूझाऊ से आप शुरू कर दीजिए, क्वांझाऊ, गुआंगझाऊ, जियांगजांग, हाइकाऊ, बेहाई, हनोई, आगे चलेंगे तो जकार्ता को कनेक्ट कर दिया है, कुआलालंपुर को कनेक्ट कर दिया है, इधर से कोलंबो को कनेक्ट कर दिया है, इधर से कलकत्ता को कनेक्ट करने के लिए सोच रहा है। अफ्रीका में नैरोबी को कनेक्ट कर रहा है समुद्री रास्ते के माध्यम से, एथेंस है और वेनिस है। ये उसका समुद्री और रोड वाला रूट है। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, 3rd नंबर की बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को कन्वेन किया गया था बीजिंग में, चाइना में। डेट रखी गई थी 17 से लेकर के 18 अक्टूबर को। इसी ने यहाँ पर कुछ स्पॉटलाइट डाली है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के सिग्नेचर इनिशिएटिव के ऊपर। BRI जो प्रोजेक्ट खोला गया था, इसके पीछे आखिर उसका इंटेंट क्या है? तो अभी हाल फिलहाल में जो अर्ली डिबेट्स हुई थी चाइना के ऊपर में, उससे पता चलता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या इंटेंट हो सकता है। एकेडमिक जू ली लाइक नीड द BRI टू चाइनास मार्शल प्लान। बोला जा रहा है कि ये एक प्रकार से चाइना के लिए गेटवे का काम करेगा टू ट्रांजिशन फ्रॉम ए रीजनल पावर विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इसके माध्यम से चाइना अब रीजनल पावर के ऊपर निर्भर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर करके सामने आएगा और जिसकी कंप्रहेंसिव स्ट्रेंथ होने वाली है। इसके साथ साथ में जो एकेडमिक वांग यीवाई हैं, उनका कहना है कि ये जो BRI प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ये कुल मिलाकर के उभरती हुई चाइना की तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से रिबूट किया जाएगा ग्लोबलाइजेशन के सपने को एंड रेक्टिफाई करता है इसकी शॉर्टकमिंग को। जैसे जैसे चाइना राइज होते जा रहा है, चाइना आगे बढ़ते जा रहा है, आल्सो फेल्ट द नीड टू डेवलप, और उसने सोचा कि हमें जो है नए ट्रांसपोर्ट रास्ते की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में ट्रेड आर्टरीज एज अल्टरनेटिव सिंस राइवल कुड पुट स्क्वीज ऑन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। उसको डर था कि कहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर इसके जो दुश्मन देश हैं वो कब्जा ना कर लें, तो फिर मैं अपने माल को कैसे करके इधर से उधर भेजूंगा। इसलिए उसने अल्टरनेटिव रास्ता निकाला है। इसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, बीजिंग अपना जो मनी है वो कहाँ पर दे रहा है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में लगाते जाता है। लगभग यहाँ पर $100 बिलियन वार चेस्ट चैलेंजिंग अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लगभग देखा जाए तो यहाँ पर कितना पैसा मौजूद है आप ये समझ सकते हैं, और ये चीज़ चैलेंज कर रही है अदर इस प्रकार से लोन देने वाली संस्थाओं को। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक स्थापित किया गया है ताकि अपनी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको लोन दिया जा सके, वो लोग अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम खड़ा कर सकें। अगला जो कदम उठाया जा रहा है जी जिनपिंग के द्वारा, उनका कहना है कि अब डॉलर का यूज़ करना छोड़ दो, डॉलर के भरोसे बिल्कुल मत रहो। आज इंडिया की कंडीशन ये हो गई है कि एक डॉलर के लिए आज के समय में हमें 70 से 80 रुपया खर्च करने पड़ जा रहे हैं। आगे पता नहीं और कितने रुपया हो जाएगा, 100 रुपये हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, ये कुछ भी नहीं बोला जा सकता। इसलिए आप अपनी लोकल करेंसीज में लेन देन करिए, कितना बेहतर होगा। वहीं यदि हम BRI प्रोजेक्ट की बात करें, जिसको लॉन्च किया गया था उस समय में जब जो है मिस्टर जी ने टॉप जॉब को अपनाया था, उस समय में ये नए नए चाइना में राष्ट्रपति बने थे। इसके साथ साथ में आल्सो सर्व एज ए व्हीकल फॉर हिम टू ब्रांड हिमसेल्फ। अब एक प्रकार से कहना चाहिए कि चाइना को इसने ब्रांड दे दिया है, ग्लोबल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दिया एंड प्रोजेक्ट चाइनास पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवरसीज। और ये
चाइना की पावर को, चाइना के प्रोजेक्ट को पूरी देश दुनिया में इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। डोमेस्टिक तरीके से देखें, ये जो इनिशिएटिव चालू किया गया था, इसने एंटर किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनास कॉन्स्टिट्यूशन में 2017 में। इसके बाद गॉट टॉप बुलिंग इन द 14th 5-year प्लान अनाउंस इन 2021। इसके बाद क्या है, 14वें नंबर का जो 5 साल की प्लानिंग चल रही थी यहाँ पर 2021 में, इसके बारे में मेंशन किया जाता है। चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से एक जो वाइट पेपर जारी किया गया था BRI के ऊपर में, इसी महीने में इसको रिलीज़ किया गया, जिसमें बोला गया है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एक प्रकार से की पिलर माना जा रहा है ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के लिए। इसमें पता चला है कि 200 BRI कोऑपरेशन पैक्ट किए गए हैं और इनको आप इंक्ड कर सकते हैं 150 नेशंस के साथ में, जो कि कितने नेशन से जुड़े हुए हैं, लगभग इसमें 150 देश जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है वो बताता है कि टोटल 2-वे इन्वेस्टमेंट होने वाला है चाइना के द्वारा एंड पार्टनर कंट्रीज़ के द्वारा 2013 से लेकर के 2022 के बीच में। और इसकी ये अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो अभी तक $380 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम देखे हैं। वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से यदि हम देखें तो 675 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं ग्लोबली, एंड लगभग 2.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। 450 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि रह रहे हैं बियॉन्ड द कवरेज ऑफ ब्रॉडबैंड सिग्नल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो कैलकुलेट करते हैं एंड ब्रिज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को। इसके लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन एनुअली रुपया की ज़रूरत पड़ेगी। कब तक? 2030 तक, जिसमें बोला जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5% ऑफ GDP ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इतना पैसा हमें खर्चा करने की ज़रूरत है, तब जा कर के हम जो है इलेक्ट्रिसिटी, पोर्टेबल वाटर एंड ब्रॉडबैंड सिग्नल को अवेलेबल करा पाएंगे। चाइना के मार्शल प्लान के हिसाब से यदि हम देखें तो मोटरवेज, पावर प्लांट, पोर्ट, रेलवे नेटवर्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों का निर्माण किया जाना है। अब आगे हम बात करेंगे कि अदर जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इस प्रोजेक्ट को लेकर के अपने अपने क्या विचार रख रहे हैं। तो वहीं यदि देखा जाए इंडोनेशिया की हम बात करें तो जो चाइनीज़ लेबरर फिलिंग अप पोजीशन ईयर मार्क फॉर लोकल, इंडोनेशिया में भी कुछ कुछ कंसर्न हैं पार्टिकुलरली लेबर फोर्स को लेकर के। सेकेंड नंबर की बात यदि हम करें लाओस की, तो लाओस में भी आप देखेंगे चमचमाती सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही हैं, इम्प्रेसिव डैम के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं मेकोंग रिवर के ऊपर। कैन नॉट हाइड द वोज ऑफ दोस लेफ्ट हाई एंड ड्राई ड्यू टू लैक ऑफ कंसंसेशन। देखिए, लाओस जैसी जगह में हम कह रहे हैं कि चाइना यदि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा तो चमचमाती हुई ट्रेनें हैं, बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जिनको लैक ऑफ कंपनसेशन, ऐसे लोग जिनको इनकी ज़मीन से हटाया गया था, उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया है। अभी भी वो लोग चक्कर काट रहे हैं। एड डाटा एस्टिमेशन लगा रहा है कि लाओस आउट चाइना अराउंड 12.2 बिलियन, लगभग 65% ऑफ इट्स GDP। कुल मिलाकर के देखा जाए यहाँ पर भी जो चाइना है काफ़ी बड़ी मदद उनको प्रोवाइड कर रहा है, तब जा कर के ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ पर खड़ा कर पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन कितने ज़्यादा गहरे हैं, कितना ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर भी देखा जाए ना तो यहाँ पर चाइना का सपोर्ट जब पाकिस्तान ने हासिल किया तो उसका क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं।
पाकिस्तानी लेजिस्लेटिव ने रिपोर्ट किया है, ये पता चला है कि जो चाइना ने 91% ऑफ द ग्वादर स्पोर्ट रिवेन्यू को हथिया लिया है और पाकिस्तान को मात्र 9% मिल रहा है। इस प्रकार से चाइना क्या है ना कि चीज़ों को अपनी तरफ लेते जा रहा है। ग्लोबल अल्टरनेटिव कौन कौन से लिए गए हैं यदि हम देखें इस प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए, तो आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट जापान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के एरा में यूनाइटेड स्टेट और जापान ने मिलकर के एक इनिशिएटिव चालू किया था जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट जापान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ताकि चाइना जो इस प्रकार के कदम उठा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लोन दे रहा है, पैसे से सपोर्ट कर रहा है, इसको हम काउंटर कर सकें। और ये पार्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही तैयार किया गया था। इसके बाद B3W इनिशिएटिव लेकर के आया गया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जिसको बोला जाता है। तो जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव लेकर के आएंगे और इसके माध्यम से हम रीऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं एज द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। चाहे वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का काम है, इसको हम फिर से रीऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे। इसके माध्यम से प्राइवेट कैपिटल को हम चैनलाइज करेंगे, कहाँ पर लगाएंगे, क्लाइमेट चेंज एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, हेल्थ केयर हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड अदर इक्विटी के जेंडर इक्विटी के ऊपर भी हम पैसा फंसाने वाले हैं। अब सीपैक चाइना की तरफ से लागू किया गया था। सीपैक को क्या काम कर रहा है, चाइना इंडिया की जो डिस्प्यूटेड जगह है वहाँ से होकर के गुजार रहा है और इसी का विरोध फिर इंडिया की तरफ से किया जाता है कि हमारी जो है सोवरनिटी है, आप कैसे करके उसको छीन सकते हैं। और कर्ज में फंसाने का आरोप इंडिया की तरफ से लगाया जाता है चाइना को। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, शॉर्टकट में IMEC जिसको बोला जाता है। G20 समिट का जो आयोजन किया गया था, इस बार G20 की जो अध्यक्षता भारत ने करी थी और इसका सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया था वो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके माध्यम से भारत ठीक चाइना के प्रोजेक्ट की तरह ही इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि हम भी जो है समुद्र के रास्ते, सड़क के रास्ते, रेल के माध्यम से अपने माल की आवाजाही करने वाले हैं, ट्रेड के लिए कंट्रीज़ को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये US और भारत के रिलेशन को बताती, पार्टिकुलरली भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा संबंध हैं उनके ऊपर इस न्यूज़ में फोकस किया जाता है कि अभी हाल फिलहाल में देखा जाए हम जो है एक डील साइन करने वाले हैं अमेरिका के साथ में। हम 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेंगे फरवरी 2024 तक। एक डील रखी गई है कि हम 31 MQ-9B अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये ड्रोन ही हैं अमेरिका से और ये डिलीवरी फरवरी 2024 तक होने वाली है और ये टाइम पीरियड रखा गया है फरवरी 2024 से चालू होगी एंड डिलीवरीज विल बिगन फ्रॉम फरवरी 2027। आगे बताया जा रहा है 3 years फ्रॉम द साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सोर्स से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है। अभी ये जो डील चल रही है ये अभी ट्रैक में ही है, कंटिन्यू प्रोसेस में है एंड द लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्या नाम रखा गया है यहाँ पर, लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज नाउ अवेटेड फ्रॉम US। बताया जा रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है ये समाप्त हो सकता है फरवरी 2024 तक, जो भी बातचीत चलनी है, और आगे जो टाइम पीरियड रखा गया है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल का रहेगा। बताया जा रहा है कि ये जो UAV मेकर जनरल एटॉमिक्स है, क्या नाम रखा गया है, मेकर जनरल एटॉमिक्स है, UAV मेकर जनरल एटॉमिक है, is scheduled to establish a global maintenance, repair and overhaul facility in India।
तो जो कंपनी है जनरल एटॉमिक, इसको काम दिया गया है कि वो ग्लोबल मेंटेनेंस का काम करेगा, रिपेयर का काम करेगा, ओवरहाल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा इंडिया में। लेकिन इसकी जो लोकेशन है ना, अभी तक फाइनलाइज नहीं करा गया है, ऐसा सोर्सेज से हमको पता चला है। लेकिन ये बेंगलुरु में हो सकती है। जून के महीने में डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर किया था प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B UAV फ्रॉम GA। इसमें इंक्लूड है 15 सी गार्जियन, ये हमने नेवी के लिए लिए थे। इसके अलावा 8 स्काई गार्जियन लिए थे, प्रत्येक जो है आर्मी के लिए हैं, एंड द एयरफोर्स के लिए भी हम खरीदे हैं। और एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा 3072 मिलियन डॉलर थ्रू US फॉरेन मिलिट्री सेल रूट। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं, पार्टिकुलरली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया एक्सप्लोर करने वाला है, बिल्ड करेगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के माध्यम से क्या चीज़ संभव हो पाएगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया सेटअप करेगा एक हाई पावर्ड कमेटी, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें लार्ज लैंग्वेज मॉडल के डेवलपमेंट को। शॉर्टकट में इसको LLM बोलते हैं। LLM एक प्रकार का टूल होता है जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हार्नेस किया जाता है। हार्नेस किया जाने का मीनिंग हम यहाँ पर देखते हैं। हार्नेस का मतलब होता है दोहन करना, यूज़ करना। तो LLM के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है ताकि हम जो है कुछ एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें, और ये एप्लीकेशन अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसा कहना है यूनियन गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय सूद का। वेडनेसडे के दिन बात ये बोली गई थी। तो जो LLM होते हैं एक प्रकार से कॉर्नर स्टोन टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर जो सेवरल पीसेस ऑफ इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर हमको देखने को मिलते हैं एंड हेल्प मेक पॉसिबल एप्लीकेशन सच एज ChatGPT। इन्हीं के माध्यम से ChatGPT जैसी संभावनाएं हो पा रही, चीज़ें संभव हो पा रही। आप क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर मिलता है।